हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से अपनी साइंस की क्लास में। आई होप आपने जो प्रीवियस लेक्चर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा, उसके नोट्स बना लिए होंगे और उसको अच्छे से रिवाइज किया होगा, है ना। मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ अच्छे से नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है, ठीक है। और मैं आपसे वापस से एडवाइस करूँगा कि आप जो है एक बार वापस से स्ट्रेटेजी वीडियो जो हमने बनाई थी वो वापस से आप एक बार, अगर आपने नहीं देखी है तो अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्वागत है आपका इनक्रेडिबल अभिषेक पे। चलिए, तो कल तक हमने किया था कहाँ तक, एक सेकंड, ठीक है। कल तक हमारा हो गया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक। ये लास्ट टॉपिक हमने कल डिस्कस किया था। एक बार जल्दी से वापस से रिवाइज कर लेते हैं, क्या किया था कल हमने एक बार। चलिए, पहले देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद कुछ हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन के टाइम पे चेंजेस क्या आते हैं। देन एक्टिविटी देखी थी कुछ। उसके बाद फिर हमने क्या देखा था, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक में डिफरेंस, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक में डिफरेंस। देन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में हमने क्या किया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था। एंड आफ्टर कॉम्बिनेशन रिएक्शन वी हैव आल्सो स्टडीड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये हमने कल पढ़ा था। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी 3 टाइप पढ़े थे हमने, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, ठीक है। आई होप आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा। चलिए, आज आगे फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहले एक बार जल्दी से इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड। देखिए, इसको ऐसे समझिए। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, अगर मैं आपने ये जरूर सुना होगा, क्या, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। ये बिल्कुल सुना होगा ना, कि जो सबसे ज़्यादा फिट होता है वही सर्वाइव करता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए 2 कंपाउंड है, क्या है, एक है ए और एक है बी सी, है ना। ये दोनों हैं, आपस में इन्होंने रिएक्ट किया। तो अब मान लीजिए कि ए जो है वो कम रिएक्टिव है एज कंपेयर, सॉरी, बी जो है वो कम रिएक्टिव है एज कंपेयर टू ए। तो ए क्या करेगा, बी को यहां से हटा देगा, तो और खुद उसकी जगह जाके बैठ जाएगा। तो रिएक्शन होगी ए सी प्लस बी। क्या बोला मैंने, देखिए, कोई रिएक्शन हो रही थी कंपाउंड ए प्लस बी सी, ये आपस में रिएक्ट कर रहे थे। तो मैंने क्या बोला, क्योंकि ए जो है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू बी, मतलब रिएक्टिव आप समझ सकते हैं ज़्यादा ताकतवर है एज कंपेयर टू बी। तो ए क्या करेगा, ए जाएगा जल्दी से और बी की जगह ले लेगा, बी को बाहर निकाल देगा और खुद उसकी जगह पे बैठ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया, ए ने बी को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह पे जाके बैठ गया। तो इसलिए हम इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, वो है जहां पे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को बाहर निकाल देता है। चलिए, अब देख लेते हैं एक्टिविटी 1.9, है ना। वापस से आप क्या कीजिए, जरा 30 सेकंड के लिए एक बार आराम से इसको वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इसको रीड कीजिए, फिर शुरू करते हैं। चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एक्टिविटी 1.9, टेक 3 नेल्स एंड क्लीन देम विद रबिंग विद सैंड पेपर। मतलब हमें जो नेल्स हैं, है ना, उनको लेना है और क्लीन कर लेना है एकदम को। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज ए एंड बी, इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। 2 टेस्ट ट्यूब में डालना है हमें। Tie 2 nails in with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in the test tube B for about 30 minutes. Keep 1 iron nail aside for comparison. अब क्या बोला इन्होंने, देखो, हमें ना 3 नेल लेने हैं। अब एक को हमने क्या किया है, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन लिया है। देखो, ये सॉल्यूशन किसकी है, ब्लू कलर की, कॉपर सल्फेट, ठीक है। और हमने यहां पे क्या किया है, 2 आयरन नेल्स को डाल दिया है, यहां पे बांध दिया है, और एक को हमने अलग रख लिया है, ठीक है, ताकि बाद में हम कंपैरिजन कर सकें। 20 मिनट तक हमने आयरन नेल्स को इसके अंदर डाल ले रखा है।
After 20 minutes, take out the iron nails from the copper sulfate solution. Compare the intensity of the blue color. चलो अब देख लेते हैं. अब देखो क्या होगा. अब जैसे मैंने इसको आयरन नील इसके अंदर डाला, तो अब आप शायद खुद समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है. देखो, आयरन को मैंने डाला. आयरन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले बताया था मैंने, Fe को मैंने डाला किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में. कॉपर सल्फेट को कैसे लिखते हैं, CuSO4. ठीक है. अभी आपको क्या याद रखना है, सिर्फ कॉपर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Cu से, और सल्फेट मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, सल्फेट को हम लिखते हैं SO4 से. ठीक है. तो आयरन को मैंने मिलाया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, आयरन को मैंने डिप किया. अब देखिए क्या हुआ. आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर. तो अब कॉपर, आयरन क्या करेगा कि आयरन कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और खुद उसकी जगह पे जाके बैठ जाएगा, और कॉपर को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, यानी डिस्प्लेस कर देगा. आई होप दिस इज क्लियर. आयरन ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. क्यों कर दिया, क्योंकि आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव था एज कंपेयर टू कॉपर. अब जरा इसकी ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं जल्दी से कि ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे लिए. देखो, आप इसका कलर देख पा रहे हो. कॉपर सल्फेट का ओरिजिनल कलर कैसा होता है, ब्लू होता है. कैसा होता है, तो कॉपर सल्फेट का ओरिजिनल कलर होता है ब्लू. ये सब मैंने आगे लिखा हुआ है ना आपके लिए, बट एक बार मैं इसलिए बस लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. लेकिन अब कुछ टाइम बाद आप क्या देखोगे कि ये कॉपर सल्फेट का जो कलर है ना वो बिल्कुल लाइट ब्लू हो जाएगा. डार्क ब्लू होता है, बिल्कुल वाइट कलर का हो जाएगा, लगभग लाइटिश ब्लू हो जाएगा. और जो आपके आयरन नेल्स हैं वो हो जाएंगे ब्राउन कलर के. कौन से कलर के हो जाएंगे, ब्राउन कलर के. क्यों हो जाएंगे, कि देखिए क्या हुआ, आयरन जो है, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर बाहर निकल गया. देखो ऑब्जर्वेशन जरा इस बार इसकी जल्दी से देख लेते हैं. ऑब्जर्वेशन क्या होगा, कलर ऑफ आयरन नेल विल चेंज बिकॉज कॉपर विल गेट अक्यूमुलेटेड ऑन आयरन नेल, है ना. देखो क्या हुआ था, Fe कॉपर सल्फेट क्या हुआ था, FeSO4 प्लस कॉपर, ये हुआ था ना. तो देखो आयरन नेल का जो कलर था ना वो चेंज हो जाएगा. क्यों, क्योंकि ये जो कॉपर बाहर निकला है ना वो आयरन पे जाके चिपक जाएगा. किस पे जाके चिपक जाएगा, आयरन नेल पे जाके चिपक जाएगा. और दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विल फेड एज कॉपर इज डिस्प्लेस्ड बाय आयरन फ्रॉम द सॉल्यूशन. दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर है ना, ब्लू कलर, देखो ऐसा था, ऐसा हो जाएगा. आयरन नेल ऐसा था और ये ऐसा हो गया. क्यों, क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर आयरन के ऊपर आके चिपक गया और इसका लाइट कलर क्या हो गया, लाइट कलर यहाँ पे इसका सिर्फ इस वजह से हो गया क्योंकि इस सॉल्यूशन में से आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. आई होप दिस इज क्लियर. In the above reaction, iron displaces copper from the solution because iron is more reactive than copper. This is iron. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है. Iron is more reactive than copper. अच्छा, अब ये समझ में तो हमारे बात आ गई कि सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो जो है लीस्ट रिएक्टिव को बाहर निकाल देता है. ये तो सर हम समझ गए बात. अब बात आती है कि कैसे पता चलेगा कौन सा रिएक्टिव, कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है. ये तो हमें पता होना चाहिए, राइट. देखो इसके लिए काम आती है रिएक्टिविटी सीरीज. अब ये हमें याद रखनी चाहिए. ठीक है, याद कैसे रखेंगे इसको, अब अलग अलग ट्रिक्स हैं, आप याद कर सकते हो. ठीक है, वैसे आसानी है बहुत. पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये वगैरह जो रिएक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट जितने ऊपर हैं वो बाकी नीचे वालों से ज्यादा रिएक्टिव है ना. अब जैसे कि पीछे वाला एग्जांपल हमने देखे, यहां लिखता हूं मैं उसको. क्या हुआ था उसमें, आयरन को मैंने रिएक्ट कराया था कॉपर सल्फेट में से, है ना. अब देखो क्या होगा, आयरन को ढूंढते हैं कहां पे, आयरन 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 किधर है, ये रहा. देखो ये रहा आयरन. ठीक है, कॉपर किधर है, अब देखो कॉपर है नीचे, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, सर आयरन है. इसी वजह से आयरन ने कॉपर को बाहर निकाल दिया, डिस्प्लेस कर दिया. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कॉपर प्लस FeSO4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब क्या होगा, क्या कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा, देखते हैं जरा नीचे आ गया. सर कॉपर तो ये रहा, आयरन सर यहां पे है. सर कॉपर तो लेस रिएक्टिव आयरन से, दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, कुछ होगा ही नहीं. इसी वजह से एक बार मैंने शायद लिखा है, कहीं नहीं लिखा है तो यहाँ पे नोट डाल के आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये. नोट क्या होगा,
कि रिवर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक बार हो गई तो उसका रिवर्स हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि पहली वाली जो रिएक्शन हुई है उसमें से कोई एक ज़्यादा रिएक्टिव होगा और एक कम रिएक्टिव होगा। ज़्यादा वाले ने कम को बाहर निकाल दिया। अब उसका रिवर्स करने जाएंगे तो कमज़ोर तो अपने से ज़्यादा रिएक्टिव को कैसे बाहर निकालेगा? ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ये नोट स्टार मार्क कर लीजिए इसको आप, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का रिवर्स पॉसिबल नहीं है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज आप याद कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे काम नहीं आएगा, ये आपके जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट और बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएगा। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्लीज़ एक बार इसको याद कर लीजिए अच्छे से। सिर्फ आपको याद रखना है कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है और ये आपको सीरीज याद होनी चाहिए। ठीक है, आसान है, एक दो बार आप लिख के देखेंगे तो हो जाएगा। अब जरा कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखते हैं जिंक और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होना चाहिए? वापस जाते हैं अपनी रिएक्टिविटी सीरीज पे। जिंक कहाँ पे है सर? सर जिंक है ये रहा, कॉपर तो सर ये रहा। तो जिंक क्या करेगा? जिंक बोलेगा कॉपर को ये ऐसा है भाई, यहाँ से साइड हो लो, और कॉपर आ जाएगा बाहर। तो ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जिंक ने कॉपर को उसी के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दिया। नाउ क्या ऐसा पॉसिबल है? कॉपर यहाँ पे है और बोले जिंक सल्फेट से, क्या है पॉसिबल है? क्या कॉपर जिंक को बाहर डिस्प्लेस कर सकता है यहाँ से? आंसर इज नो, क्योंकि कॉपर क्या है? जिंक से लेस रिएक्टिव है। सिंपल। अनदर एग्जांपल क्या है? लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। जाते हैं पीछे वापस, लेड ढूंढिए कहां पे है। देखिए लेड ये रहा, कॉपर अगेन, कॉपर तो नहीं चाहिए, तो लेड ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, क्योंकि ऊपर है वो रिएक्टिविटी सीरीज में। तो क्या होगा? लेड और कॉपर से क्या बोलेगा? कॉपर भाई बाहर निकलो, और कॉपर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो लेड क्लोराइड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, एक एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि जिंक हो गया प्लस FeSO4। तो यहाँ पे क्या होगा? पीछे जाइए आप, जिंक और आयरन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? जिंक सर ऊपर है, आयरन नीचे है, तो जिंक इसको क्या बोलेगा? बाय बाय बोल देगा, जिंक डिस्प्लेस कर देगा और आयरन को बाहर निकाल देगा। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है, बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं आयरन को यहाँ पे ले आऊँ और जिंक को यहाँ पे ले आऊँ तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बार आप जो है डेफिनेशन को रीड कीजिए क्या है ये। चलिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है देखो। Such reactions in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction। मतलब देखिए क्या है, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्या है, AB प्लस BC, AB प्लस एक सेकेंड, AB प्लस CD, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा देखो, A जो है वो ले लेगा C की जगह, तो क्या बनेगा? AD प्लस, और C ले लेगा A की जगह, CB। ठीक है, ये मैंने आपको इजी वे में समझा दिया कि क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में, कि एलिमेंट्स जो हैं एक दूसरे की जो जगह होती है, जो प्लेस होती है, उसको इंटरचेंज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट याद यहाँ पे ये रखना है कि यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज का कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो वो वहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज सिर्फ आपके काम आएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। यहाँ पे क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है इस रिएक्टेंट और इस रिएक्टेंट के बीच में। इन दोनों के बीच में क्या होगा? आयंस का एक्सचेंज होगा, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब जरा एक बार देख लेते हैं एक्टिविटी, ये देख लेते हैं 1.10। अगेन एक दो आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और ज़रा देखिए फिर क्या है। चलिए, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक्टिविटी 1.10 देखते हैं हम। टेक अबाउट 10 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। यहां मैं कुछ लिख देता हूं।
सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, ठीक है। सल्फेट, आई होप अब तक याद हो गया होगा आप सबको, सल्फेट को हम लिखते हैं SO4 से, ठीक है। इन अनदर टेस्ट ट्यूब, तो एक टेस्ट ट्यूब में हमें लेना है सोडियम सल्फेट, तो लिख दूं मैं यहाँ पे सोडियम सल्फेट को कैसे लिखेंगे, सोडियम सल्फेट। अब यहाँ पे 2Q आया, दिस इज, ये फॉर्मूला मेकिंग में हम सीखेंगे, यहाँ पे 2Q आया, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में मैंने ले लिया सोडियम सल्फेट, ठीक है। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बेरियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Ba से, और क्लोराइड या क्लोरीन को मैंने बताया था कैसे करते हैं, Cl से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनेगा इसका BaCl2, ठीक है। अगेन 2Q आया, फॉर्मूले में सीखेंगे। तो देखो ये हमने ले लिए, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने ये ले लिया और एक टेस्ट ट्यूब में मैंने ये ले लिया। मिक्स द टू सॉल्यूशंस, ठीक है, ऐसे हमें मिक्स करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो भाई एक टेस्ट ट्यूब ये थी, एक टेस्ट ट्यूब ये थी, और मैंने इनको मिक्स कर दिया। तो क्या, तो अब क्या होगा देखते हैं जरा। यू विल ऑब्जर्व दैट द वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर्स फॉर्म। अब देखो क्या होता है यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक, ये रिएक्ट कर रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, ये जगह जो सोडियम है ये चला जाएगा बेरियम की जगह, दोबारा बोलता हूँ, ये सोडियम है बेरियम की जगह चला जाएगा, और ये बेरियम सोडियम की जगह आ जाएगा। तो आपका जो बनेगा प्रोडक्ट, हो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम आएगा इधर Na2Cl2। अब जब भी दोनों सेम होते हैं ना, मतलब Na भी 2 है और Cl भी 2 है, तो हम इसको कैसे लिख देते हैं, 2 बाहर आ जाएगा NaCl। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो बना है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ये हमारा क्या बना है, ये हमारा प्रोडक्ट बना है। अब काम की चीज हमारे एग्जाम से रिलेटेड क्या है, पहला कि ये जो बेरियम सल्फेट है ना, ये वाइट कलर का होता है। कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, और ये एक प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है, प्रेसिपिटेट। आई होप आपको याद होगा, हमने फर्स्ट क्लास में प्रेसिपिटेट पढ़ा था। क्या होता है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट इज अ सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता है ना, नीचे आके कहीं ऐसे बैठ जाएगा, यहाँ पे आके सेटल हो जाएगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है जिसका नाम क्या है, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो काम की चीज हमारे लिए यही है कि जब भी हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को हम मिक्स करेंगे तो कंपाउंड बनेगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, जिसमें से बेरियम सल्फेट जो है वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। दैट्स इट। और हमें पता होना चाहिए ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज और है, यहाँ पे नोट मैंने क्या लिखा है कि बेरियम सल्फेट इज अ वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म, ठीक है, हमने बात कर लिया कि बेरियम सल्फेट क्या है, एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। अब कुछ एक पॉइंट और है, वो आपके एनसीईआरटी में फैक्ट दिया है कि देखिए उसमें एक अलग हेडिंग करके दी है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो कुछ नहीं होता प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसके, वो रिएक्शन होती है कि जिनमें से कोई प्रोडक्ट एक ऐसा बन जाए जो प्रेसिपिटेट हो, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट बन जाए जो डिसॉल्व ना हो। जैसे कि ये रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, ये डबल डिस्प्लेसमेंट तो है, बट उसके साथ साथ ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। क्यों, क्योंकि इसमें एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट भी बन रहा है। तो इस वजह से हमें ये भी ध्यान रखना कि हाँ ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। क्यों, क्योंकि इसमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है। यहाँ पे लिखा है एक्टिविटी 1.2 इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आई होप आपको एक्टिविटी 1.2 याद होगी, नहीं है तो एक बार जरा वापस चलते हैं। देखो ये रही 1.2, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया था ना पोटेशियम आयोडाइड में, तो क्या बना था, देखो लेड आयोडाइड को पोटेशियम आयोडाइड में मिक्स किया था तो लेड आयोडाइड बना, सॉरी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किया था तो लेड आयोडाइड बना था। और क्या बोला था मैंने कि लेड आयोडाइड क्या है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। तो दिस इज ऑल्सो अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है। तो आई होप डबल डिस्प्लेसमेंट वगैरह और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वगैरह ये आप सब आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट का है, दिस इज फॉर हाँ डबल डिस्प्लेसमेंट। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट। मतलब इस रिएक्टेंट और इस रिएक्टेंट के बीच में आयंस का एक्सचेंज हुआ
इस वजह से इन्होंने अपनी जगह चेंज करी, ना कि ड्यू टू सम रिएक्टिविटी की सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, बैरियम ज़्यादा रिएक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। देखो सिंपल सी भाषा में समझते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट है ए, अगर उसमें आप ऑक्सीजन जोड़ो, या तो आप उसमें ऑक्सीजन जोड़ दो या फिर उसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर दो, तो इस प्रोसेस या इस रिएक्शन को बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोला मैंने? कोई एक कंपाउंड था, एलिमेंट था, जो भी था, या तो आपने उसमें ऑक्सीजन जोड़ दिया या फिर हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या हो जाएगा? या तो उसमें से आपने ऑक्सीजन को माइनस कर दिया या फिर हाइड्रोजन को जोड़ दिया, तो वो रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। अभी हम एग्जांपल देखेंगे, सब देखेंगे, आपको समझ में सब आ जाएगा। चलो, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है? तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कि देखो, या तो आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो उस कंपाउंड में से, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखते हैं एक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसकी मदद से समझते हैं। इसको एक बार पॉज कीजिए, जल्दी से देखिए, फिर शुरू करते हैं। तो एक्टिविटी 1.11 क्या बोल रही है? हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। मतलब बोल रहा है चाइना डिश कुछ नहीं, बाउल टाइप होता है ना, जिसमें हम इस चीज को रख सकते हैं। तो ठीक है, क्या करना है? कॉपर पाउडर को हमें गर्म करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? कुछ नहीं ऑब्जर्व होगा। देखो कॉपर को, अब ध्यान से समझना, अगर आपने पहली क्लास देखी अच्छे से समझ में आएगा। कॉपर को क्या कर रहे हैं हम? सर हीट कर रहे हैं। हीट करेंगे तो मतलब क्या दे रहे हैं हम? किसकी प्रेजेंस में हीट होती है? सर ऑक्सीजन तो आएगा ही आएगा, और ये क्या बना लेगा? कॉपर ऑक्साइड। क्या बना लेगा? कॉपर ऑक्साइड। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है। क्या इस रिएक्शन में हमने ऑक्सीजन को ऐड किया है या फिर रिमूव किया है? द आंसर इज ऑक्सीजन को ऐड किया है। जब हमने ऑक्सीजन को ऐड किया है तो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पे इसीलिए मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूं यहां पे। देखो हमने कल क्या बात करी थी कि जब भी किसी कंपाउंड को आप हीट करोगे, गर्म करोगे, जलाओगे, तो उसमें ऑक्सीजन आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो बात काम चल ही नहीं सकता। तो यहां पे एक नोट लिख लेते हैं कि ऑल कंबशन रिएक्शंस आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है? सारी कंबशन रिएक्शन क्या होंगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगी ही होंगी। ठीक है, ये अब आप नोट लिख सकते हो, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो सारी कंबशन में क्या हो रहा है, जब भी हम कोई चीज जला रहे हैं तो उसमें क्या ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन, क्योंकि उसके बिना तो कंबशन पॉसिबल ही नहीं है। अब जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो मतलब कौन सी रिएक्शन है? वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, चलो अब आगे दिया जाता है इसमें। अच्छा एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं ये रिएक्शन के बारे में। द सरफेस ऑफ, अब देखो क्या होगा, ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है ना, ये होता है ब्लैक कलर का। मतलब ये पाउडर का कलर हो जाएगा ब्लैक। जैसे कि अगर आप कभी कॉपर का वायर भी जलाओगे ना, है ना, उसको कभी जलाओगे तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कॉपर था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर। तो द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कैसा? ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो याद रखना कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है? ब्लैक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म? क्यों बना है? क्योंकि हम बात कर चुके, क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। ठीक है, चलो अब लेकिन एक चीज और है, इसमें आगे दिया है कि अगर मैं इसी कॉपर जो मेरा बना है, क्या बना है? कॉपर ऑक्साइड अगर मेरा बना है, अगर मैं इसमें से हाइड्रोजन वापस से, हाइड्रोजन इसके में, मतलब इसके ऊपर से अगर मैं हाइड्रोजन पास करा दूं, तो ये वापस से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वापस से कॉपर प्लस H2O, कॉपर प्लस H2O। ये यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा। क्यों आएगा अभी ध्यान नहीं देना है, ठीक है, बैलेंसिंग में पढ़ेंगे सब। ठीक है, तो ऑल्दो ये सब तो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं होता रिएक्शन, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब कॉपर ऑक्साइड में हम वापस से हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे तो क्या होगा? अगेन वापस से कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
रिड्यूस हो जाएगा। देखो अब मैंने हाइड्रोजन को ऐड किया है कॉपर ऑक्साइड में, हाइड्रोजन को मैंने ऐड किया है, तो वो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया किसमें, कॉपर में। तो फर्स्ट पॉइंट, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड टू कॉपर। ये आपका सीएपीएफ में भी क्वेश्चन आया है सर। क्या देखो ध्यान से समझना, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है कॉपर में, ना कि कॉपर रिड्यूस हुआ है कॉपर में, ये गलती नहीं करना। कॉपर ऑक्साइड था, रिड्यूस हो गया कॉपर में। सेकंड ऑब्जर्वेशन, हाइड्रोजन जो था, अब हाइड्रोजन क्या हुआ है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया ना यहाँ पे। देखो कॉपर का तो ऑक्सीजन छीन लिया इन्होंने, लेकिन हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया है, ऐड हो गया ऑक्सीजन। तो हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया H2O में। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। दोबारा से एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से, क्या पढ़ा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ में या तो ऑक्सीजन को ऐड करें या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करें, वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और रिडक्शन क्या होता है, जब भी हम किसी चीज़ में से ऑक्सीजन को या तो रिमूव कर दें या फिर हाइड्रोजन को ऐड कर दें, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, उस रिडक्शन सॉरी। फिर हमने देखा था कि देखो जब भी कोई चीज़ जलेगी है ना, कंबशन कोई भी जब भी होगा तो उसमें ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, राइट। तो हमने फिर बोल दिया, एक जनरल स्टेटमेंट बना लें कि जितनी भी कंबशन रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, आर ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। तो मतलब आप एक चीज़ बोल सकते हो, जितनी भी हमने पीछे रिएक्शन पढ़ी ना जिसमें हम हीट दे रहे हैं, किसी चीज़ को जला रहे हैं, जैसे वो मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया था, फिर उसके बाद और बहुत सारी चीज़ों को हमने जलाया था, वो सारी ऑक्सीडाइजिंग या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन तो ऐड होता ही जा रहा है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा ये वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, है ना, कि 1.1 में क्वेश्चन आता है कि देखो क्वेश्चन कैसे आएगा कि कॉपर को जब हम गर्म करते हैं तो एक ब्लैक कलर की कोटिंग बनती है। पहला क्वेश्चन, ब्लैक कलर की कोटिंग बनती है, वो किसकी होती है, तो द आंसर इज कॉपर ऑक्साइड। अदर क्वेश्चन कुड भी, कॉपर को जब हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, वो कलर कैसा होता है उसका, तो ब्लैक कलर होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आएगा कि जब कॉपर ऑक्साइड को वापस से हम हाइड्रोजन पास कराते हैं तो क्या होता है, कॉपर और वाटर में वापस से वो कन्वर्ट हो जाता है। या फिर ये इक्वेशन दे देंगे आपको, ये वाली, ठीक है, और बोलेंगे कि भाई इसमें रिड्यूस कौन हो रहा है और ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन चला गया तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया कॉपर में, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया तो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपको समझ में आया होगा। अच्छा, नाउ एक चीज देखिए, अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, यहां पे मैं नोट लिख देता हूं। रिडॉक्स क्या होता है, देखो रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जब भी किसी इक्वेशन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। एक ही इक्वेशन में एक किसी एलिमेंट का या कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और दूसरे किसी कंपाउंड या एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा हो एक ही रिएक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि इसकी बात कर लेते हैं, देखो यहां पे कॉपर था, कॉपर को ऑक्सीजन मिला, कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया और कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, लेकिन देखो यहां पे क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड तो रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहां पे रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो मतलब दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, दिस इज ओनली अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बट दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन क्या बोलती है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडाइजेशन भी हो रहा हो, है ना, और रिडक्शन भी हो रहा हो। चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इफ एनी सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन देन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, और कभी और अगर वो लूज करता है तो वो रिड्यूस बोलते हैं उसको। जैसे कि एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जिंक ऑक्साइड था, मैंने कार्बन ऐड किया, तो देखो अब आपके पास ये इक्वेशन लिखी आएगी, ये एक सेकेंड, आपके पास आएगी ये इक्वेशन लिखी हुई कि जिंक ऑक्साइड था, कार्बन है और ये जिंक प्लस CO में कन्वर्ट हो गया, तो बताओ कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड जिंक में कन्वर्ट हो गया, उसका ऑक्सीजन छीन लिया, तो जिंक ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, और कार्बन था उसको क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, एंड कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। इसमें से ऑक्सीजन माइनस हो रहा है तो वो क्या हो रहा था, रिडक्शन, और इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दैट मीन्स इट इज ऑक्सीडेशन। एक एग्जांपल और देख सकते हो, ये तो पीछे हमने बात करी थी। ठीक है,
नोट द कंपाउंड विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट एंड वाइस वर्सा। देखो अब ये क्वेश्चन भी बहुत आता है आपके में ना, कि अब अगेन यही आपको वो दे देंगे रिएक्शन और बोलेंगे अभी तक तो आपसे पूछ रहे थे कि किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि इस इक्वेशन में से बताओ कौन सा कंपाउंड है जो रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो कुछ नहीं, इसकी ट्रिक होती है कि जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और जिस कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा होता है वो एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। देख लेते हैं। देखो जिंक ऑक्साइड था, लेकिन जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था? रिडक्शन। तो कौन सा एजेंट है ये? उसका उल्टा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यहाँ पे कार्बन का क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा था तो ये कौन सा एजेंट हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो आप। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा था? रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो गया, उसका ऑक्सीजन छीन लिया तो क्या हो रहा था? रिडक्शन हो रहा था। अब क्योंकि कॉपर का रिडक्शन हो रहा है तो एजेंट कौन सा है वो? सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एजेंट कौन सा है वो? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, तो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है इसमें। चलो अब ज़रा देख लेते हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन होता है ना, इसकी वजह से हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर क्या इफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, वो पढ़ना है, हमें एक बार देख लेते हैं। ये अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, बहुत आते हैं। देखो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा रेंसिडिटी क्या होता है। आपने देखा होगा जैसे जैसे मान लो आपके पास कोई है ना चिप्स का पैकेट है, ठीक है, कौन सा? लेज है, ब्लू वाला है ना, वो बढ़िया होता है। तो अब क्या होगा, मान लो आपने थोड़ा सा खाया और इसको थोड़ा सा खुला छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, है ना, तो आप देखोगे कि मान लो कि आपने कुछ खा लिया और कल आप भूल गए उसको खाना और रख दिया आपने, कल सुबह उठ को देखोगे ना तो ये चिप्स हैं वो क्या हो जाएंगे? वो सीले सीले से हो जाएंगे। ठीक है, और उसमें से स्मेल आने लगेगी और उनका टेस्ट भी अगर आप खाओ, टेस्ट करके देखोगे तो टेस्ट भी बहुत बेकार हो जाएगा। मतलब जो पहले जो टेस्ट था उनका, है ना, जो चटपटे टाइप जो टेस्ट था, जो भी होता है, तो वो बाद में चेंज हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। देखो वेन फूड्स कंटेनिंग ऑयल्स और फैट्स, जब कोई भी ऐसा फूड होगा जिसके अंदर कोई ऑयल होगा या फैट्स होगा, अब सीधी सी बात है इसके अंदर क्या था भाई? इसके अंदर ऑयल भी था, सीधी सी बात है ना। अब कोई भी फूड कंटेनिंग ऑयल्स एंड फैट्स जब भी वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो कुछ नहीं होता, जब भी फूड्स जो ऑयल्स और फैट्स कंटेनिंग फूड जब भी वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आ गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया उनके अंदर, बस, तो वो क्या हो जाएंगे? रेंसिड हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? रेंसिड। जिसका मतलब क्या है? उनकी स्मेल जो है वो खराब हो जाएगी, टेस्ट खराब हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। अब इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए यूजुअली जो है कंपनी जो है वो क्या करती है? कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को होने ना दे। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन, जिनको हम क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स, आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन डालते हैं, है ना। कौन सा डालते हैं? नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो हम डालते हैं ताकि रेंसिडिटी हो ना। चिप्स के पैकेट में इतनी जो वो गैस होती है, कौन सी होती है? वो नाइट्रोजन ही होती है ना, नाइट्रोजन ही होती है। क्यों होती है? ताकि वो क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन से उसको बचा सके, ताकि ऑक्सीडेशन ना हो, वो खराब ना हो, लंबे समय तक वो चल पाए। चलिए, तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है, अब ये इस हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसको एक बार डिस्कस करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ PYQs लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको पढ़ने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आप अगर आप NCERT पढ़ रहे हैं तो, है ना। NCERT की मैंने एक एक चीज़, एक एक लाइन यहाँ पे कवर कराई है, एक बार उसको आप रीड कर लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं बार बार सिर्फ करने का मतलब मेरा इसीलिए है, नहीं भी करेंगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक फील आएगा आपको कि हाँ चलो हमने कंप्लीट कर लिया। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, अब जरा कुछ बात कर रहे थे। अच्छा, जब आप NCERT पढ़ेंगे ना तो एक दो चीज़ ऐसी भी होगी जो आपको लगेगा बहुत छोटी छोटी सी, जो हमने कवर नहीं करी है। वो इसलिए नहीं करी है क्योंकि हमारे काम की नहीं है, वो बहुत ही, वो 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए बनाई गई है। जैसे कि बैलेंसिंग का आपकी जो फर्स्ट बुक है ना, उसमें पहले 3 या 4 पेज पूरा बैलेंसिंग समझाया है ना, कि बैलेंसिंग कैसे करना है, अलग अलग तरीके समझाया है। वो हमारे काम का ही है, क्यों? आता ही नहीं है हमारे उसमें, और जिस तरह का आता है वो मैं आपको करा दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे हम, तो आपको समझ में आ जाएगा ये कितना आसान है ना, और एक दो क्वेश्चन वैसे भी करेंगे, तो उस तरीके से। ठीक है, तो अच्छा, एक तो हमें पढ़ा कि ऑक्सीडेशन का हमारी एवरीडे लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? रेंसिडिटी।
कि देखो खाना वाना स्पॉइल हो जाता है, ये सब स्पॉइल हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो और क्या होता है, और होता है सर कोरोजन। क्या होता है, कोरोजन होता है। कोरोजन में क्या होता है, देखो सीधी सी बात है, जब भी कोई, पहले आपने ये देखा होगा, चलो पहले देख लेते हैं। When a metal is attacked by substances around it such as moisture, acid, etc., it is said to be corrode and this process is called corrosion। देखो कोरोजन कुछ नहीं होता, जब भी एक मेटल को अटैक किया जाएगा ना, है ना, किसी भी सब्सटेंस, कोई अलग अलग सब्सटेंस, जैसे मॉइस्चर हो, एसिड हो, उसके ऊपर एसिड डल गया हो और बहुत सारी चीज़ें हो, एयर हो, ये सब चीज़ें जब उसके ऊपर अटैक करेंगी तो वो क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोजन। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ऐड करना भूल गया वो, बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एग्जाम्पल देखो, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आयरन जो है, जब वो मॉइस्चर, जब उसको क्या करते हैं, काफ़ी टाइम तक ऐसे रखे रखते हैं, तो क्या हो जाता है, वो कोरोजन होता है उसके अंदर, क्या होता है, रस्टिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, रस्टिंग, रस्ट खा जाता है, जंग खा जाता है वो। क्यों खा जाता है, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर और क्या कहते हैं आपका, क्योंकि हवा में बहुत सारा मॉइस्चर होता है और ऑक्सीजन भी होता है, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और रस्टिंग बना लेता है, ठीक है, रस्ट लग जाता है उसके ऊपर। तो ये भी क्या है, रस्टिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोरोजन। तो अगर कोरोजन इतना बड़ा है, कोरोजन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, तो रस्टिंग उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो आयरन में जो रस्टिंग होती है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कोरोजन, ठीक है, कि भैया कोई एक मेटल था, उसको अटैक किया गया एसिड से, सॉरी मॉइस्चर और ऑक्सीजन से, तो वो ऑक्सीडाइज हो गया या फिर कोरोड हो गया। अदर एग्जांपल देख लेते हैं। देखो सिल्वर को ना, जब काफ़ी काफ़ी बार ऐसे होता है कि सिल्वर के ऊपर ना टाइम के साथ एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। अगर किसी ने देखा होगा, है ना, घर पे मम्मी हो और कोई हो जो कोई ज्वेलरी वगैरह होती है वो पहनती हैं, तो आपने देखा होगा कि कभी टाइम के साथ ना वो ब्लैक कलर का हो जाता है, थोड़ी सी कोटिंग आ जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये ब्लैक कलर की कोटिंग आना, ये क्या है, दिस इज ऑल्सो अ कोरोजन। और कॉपर पे ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है टाइम के साथ, दिस इज ऑल्सो अ क्या, वो भी एक क्या है, वो भी एक कोरोजन है। पॉइंट इज, ये ब्लैक कलर की कोटिंग किसकी वजह से आती है, ड्यू टू सिल्वर सल्फाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट। अगर इस पेज में पूरा बोलूँ तो दीज टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ब्लैक कलर की कोटिंग सिल्वर पे आती है बिकॉज ऑफ सिल्वर सल्फाइड। इसको लिखते कैसे हैं, Ag2S। Ag इज फॉर सिल्वर, सल्फाइड S इज फॉर सल्फाइड। और जो ग्रीन कलर की कोटिंग कॉपर पे आती है, दैट इज ड्यू टू कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट, CuCO3, कॉपर कार्बोनेट। आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स क्या है, कोरोजन क्या है। देखो कोरोजन कुछ नहीं होता, जब भी एक मेटल को अटैक किया जाएगा, किसी सब्सटेंस, मेटल को अटैक किया जाएगा कुछ सब्सटेंस के द्वारा, जैसे कि एसिड हो गया, मॉइस्चर हो गया, है ना, एयर हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, देखो पहला हो गया आयरन का रस्टिंग, है ना, दूसरा हो गया ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, थर्ड को आ गया कि क्या कहते हैं, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। अब क्या होता है, अब अच्छा, ब्लैक कोटिंग किसकी वजह से होता है, सिल्वर सल्फाइड की वजह से। ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है कॉपर पे, कॉपर कार्बोनेट की वजह से। अब आपको एक छोटा सा होमवर्क है यहाँ पे, आपको याद रखना है, आपको गूगल करना है फॉर्मूला ऑफ रस्ट। देखो रस्ट का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो पूरा होता है, ठीक है, वो आपको देखना है, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा गया है और आप गूगल करके उसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है छोटा सा। चलिए, तो अभी तक हमने जो है चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। चलिए ठीक है सर, तो अब आई होप आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा पीछे वाला, ठीक है, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ताकि अपने आप को टेस्ट किया जाए। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाले हैं, ठीक है, ज़्यादा और जो क्वेश्चन हैं वो डालने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम करेंगे जो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिए हैं वो करेंगे, और फिर करेंगे PYQs, ठीक है, जो आए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, वाई शुड, ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर योर होमवर्क, ठीक है, पढ़ लेते हैं जरा क्या है। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। देखो एक्टिविटी 1.1 में आपको याद होगा कि हमने ना रिबन लिया था, उसको पहले बोला था कि उसको सैंड पेपर से क्लीन करना है। आपको याद होगा सैंड पेपर से क्या करना है, क्लीन करना है, उसके बाद उसको जलाना है। क्वेश्चन है कि क्यों जलाना है, मतलब क्यों क्लीन करना है, ठीक है। अब ये उसको, ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा और 4 ऑप्शन बना के आपको दे देगा। तो दिस इज योर होमवर्क, सिर्फ आपको एक
एक तो मैंने क्या दिया है, एक तो मैंने ये दिया है कि रस्ट का फॉर्मूला याद रखना है, और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है कि भाई मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन किया जाता है एयर में, पहले सिर्फ ये 2 क्वेश्चन करना है, बाकी हम करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू इट। क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, ठीक है, ओके। देखो क्या बोल रहा है, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू इट। चलो याद करते हैं, क्या बोल रहे हैं, अच्छा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ऐसा कुछ बोल रहा है, बोल रहा है जब इसमें हम आयरन डालते हैं तो इसका कलर क्यों चेंज हो जाता है। अच्छा ये तो कहीं पढ़ा पढ़ा लग रहा है, देखते हैं जरा कहाँ पढ़ा। देखो अरे ये तो ये क्या था, ये था ये कॉपर सल्फेट हमने पढ़ा था ना, आयरन और कॉपर सल्फेट को जब डालते हैं तो क्या हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है, देखो कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विल फेड एज कॉपर इज डिस्प्लेस्ड बाय आयरन फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इट इज बिकॉज, देखो समझने के लिए मैं समझाता हूँ पहले अच्छे से। देखो ये होता है कि आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। अब जब कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है तो सिंपली उसका कलर फेड हो जाता है या फिर चेंज हो जाता है, सिंपल इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्यों चेंज हो जाता है भाई, क्योंकि देखो आयरन जो है वो कॉपर को बाहर निकाल देता है, डिस्प्लेस कर देता है, जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको क्या करना है ना, 1 मिनट के लिए रुको, इसको आराम से रीड करो, अपने आप करके देखो, फिर हम बढ़ते हैं, फिर मैं कराऊंगा। ठीक है, अब आपको करना पड़ेगा, जरा होल्ड करना है, मतलब कि 2 मिनट के लिए या फिर 1 मिनट के लिए इसको पॉज करो वीडियो को और फिर इसको रीड करो। ठीक है, फिर मैं कराता हूँ। चलिए, आई होप आपने रीड किया होगा, इसको अपनी तरफ से करने की कोशिश करी होगी। चलो देखो क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड। आसान सी बात है, बोल रहा है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है। देखो यहाँ पे क्या है, Na इज फॉर सोडियम, ऐड किया है ऑक्सीजन, क्या बन गया 2Na2, तो देखो क्या हो गया, सोडियम पहले ऐसे था अकेला, उसके अंदर क्या ऐड कर दिया मैंने, ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, सोडियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। सिंपल, कोई डाउट इसमें। चलो सेकंड, कॉपर ऑक्साइड था। अच्छा ये इक्वेशन तो आपको देखी देखी लग रही होगी ना, पीछे भी थी इक्वेशन, कॉपर ऑक्साइड था, और ये एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही उठ के आते हैं हमारे एग्जाम में। तो कॉपर ऑक्साइड था, हाइड्रोजन उसके ऊपर डाला, अच्छा हाइड्रोजन पास कराया तो ऐसा कुछ बन गया। देखते हैं जरा, कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर बन गया, अच्छा ऑक्सीजन छीन लिया इसका, तो ये तो समझ में आ गया कि एक सेकेंड ये तो समझ में आ गया कि देखो कॉपर ऑक्साइड जो है वो तो रिड्यूस्ड हो रहा है, ये तो हमें समझ में आ गया। क्यों रिड्यूस्ड हो रहा है, देखो कॉपर ऑक्साइड था, उस कॉपर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसका ऑक्सीजन छीन लिया उससे, तो कॉपर ऑक्साइड तो रिड्यूस हो रहा है। अच्छा हाइड्रोजन था यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब मुझे और बता दो कि कौन से टाइप की रिएक्शन है। देखो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, कौन सी रिएक्शन होती है वो, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, बोल रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, हमें जरा बताना है, तो देख लेते हैं। चलो तो ये इक्वेशन है, एक बार रीड कीजिए इक्वेशन को, फिर ये रीड कीजिए है ना, फिर एक बार दिमाग लगाओ थोड़ा सा, फिर हम करते हैं। चलो देखो, लेड ऑक्साइड है, ठीक है, प्लस C कार्बन ऐड कर दिया कुछ, और ऐसा कुछ बन गया। मान लो मुझे सिंबल्स भी नहीं पता क्या मतलब है इनका, चलो देखते हैं। देखो ये Pb था, इसके पास O तो था यहाँ पे है ना, ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ तक आते आते इसका O छीन लिया इन्होंने, ऑक्सीजन छीन लिया। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि लेड ऑक्साइड तो रिड्यूस्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है।
ध्यान से समझना, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है ना, ये कंफ्यूज मत होना कि लेड रिड्यूस हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है लेड में, ठीक है। तो हम बोलते हैं लेड ऑक्साइड रिड्यूस। अच्छा, देखते हैं जरा कोई लेड ऑक्साइड रिड्यूस वाला है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, अच्छा नहीं 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 नहीं, हाँ सर लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, तो ये तो हमारा ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होने वाला, तो डी किस में नहीं है, इनकरेक्ट पूछा है ना, तो अच्छा डी ऐसा है नहीं, तो मतलब ये वाला तो हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या हो रहा है, कार्बन था और यहां पे कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया, तो मतलब कार्बन हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो कहीं है क्या ऐसा कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, हाँ यार थर्ड पॉइंट है सर, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। अब इनकरेक्ट पूछा है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, सी किस किस में है, इसमें है सी, इसमें है सी, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी। गलत कौन सा, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, अरे क्या मतलब है, लेड का तो कोई मतलब ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नहीं नहीं ये तो वेग स्टेटमेंट है दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट भी करना है, पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर मान लो आपको एलिमिनेट करना है ना, ये वाला नहीं हो सकता, तो फिर देखो जैसे ही हमने ये वाला एलिमिनेट किया तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, आंसर भी आ गया हमारा, ठीक है। हाँ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए बट एलिमिनेशन भी हमें आना चाहिए। चलो जरा अब ज़रा आप जल्दी से रीड कीजिए, फिर हम ये क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हो, देखो Fe2O3 कुछ ऐसा लिखा है, Fe2O3 2Al2 2Al और ऐसा कुछ लिखा है, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। देखते हैं कि अब ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है। अब मान लीजिए मुझे पता नहीं है, ठीक है, एक एक वो देखते हैं हम ऑप्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहता था, जब भी दो रिएक्टेंट मिलेंगे, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे बट प्रोडक्ट कितना बनाएंगे, वो एक प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन रहा है क्या, सर यहाँ तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बोलता है कि ऐसा कुछ होगा, इस फॉर्म में कुछ होगा, ए बी और सी डी, और ए जो है डी सी की जगह ले लेगा, मतलब ये बन जाएगा ए डी प्लस सी बी, है ना। ये जस्ट समझाने के लिए, ऐसा लिखता कोई नहीं है बट मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बताऊँ। देखते हैं जरा डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या, तो आयरन एल की जगह चला गया, अच्छा नहीं नहीं ये तो कुछ बन ही नहीं रहा है, ऐसी बात, ये तो इस फॉर्म में ही नहीं है। चलो देखते हैं डीकम्पोजिशन है क्या, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। डीकम्पोजिशन देखते हैं। डीकम्पोजिशन में क्या होता था सर, एक सिंगल रिएक्टेंट ना टूटता था मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, ठीक है, याद होगा ये सब। एक सिंगल रिएक्टेंट टूटता था मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, बट यहाँ पे तो सर रिएक्टेंट ही दो हैं। ये आपका एक सेकंड, ये आप जो है उसको एक मिनट, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो आपका ये है, ये डिकम्पोजिशन में क्या होता था, एक रिएक्टेंट टूटता था, बट यहाँ पे तो सर दो रिएक्टेंट है, एक ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो मेरा ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ऑप्शन मेरा नंबर है टी, डिस्प्लेसमेंट। अब जरा देखते हैं कि क्या डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है। Fe2O3 प्लस 2Al, ठीक है, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, ठीक है, तो प्लस 2Al। देखते हैं जरा, अब जरा वापस से जल्दी से जाते हैं कि आयरन और एल्यूमिनियम में रिएक्टिव कौन है ज़्यादा, देख लेते हैं। आयरन सर ये रहा मेरा आयरन, एल्यूमिनियम की तरह सर ये रहा, अरे एल्यूमिनियम तो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, एल्यूमिनियम क्या करेगा, इसको यहाँ से हटा देगा, आयरन को इस जगह से हटा देगा और खुद इसकी जगह जाके बैठ जाएगा, तो Al2O3 और आयरन को बाहर निकाल देगा 2Fe। तो कौन सा है वो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो अच्छे से करना है क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कि हो सकता है नेक्स्ट आपके CAPF CDS में यही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। व्हाट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये तो है ना, ये तो क्वेश्चन आया भी हुआ है, देखो बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया हुआ है। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टेक द करेक्ट आंसर। अब देखो हमने, अब ये क्वेश्चन तो हमने नहीं देखा लेकिन ऐसे देखा ना हमने, मैंने आपको बताया था कि मेटल प्लस एसिड
क्या होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकालता है। फिर हमने एक एग्जांपल देखा था जो एक्टिविटी 1.3 थी, जिंक था, उसमें H2SO4 ऐड किया था और बना क्या था, ये हाइड्रोजन हमने निकाला था यहाँ पे, तो बचा क्या था यहाँ पे, जिंक बचा था और SO4, तो जिंक सल्फेट ये हमारा सॉल्ट था। तो ऐसा कुछ था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आयरन मिक्स कर दो, तो जिंक की जगह आ गया आयरन, ये एसिड ऐसे ले, एसिड कौन सा, HCl, चलो HCl ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, बाहर क्या निकलना है, H2 निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आएगा, अगेन वो ये बैलेंसिंग है, काम का नहीं है आपके भी, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, Fe बचा इधर, और इधर बचेगा Cl2, क्योंकि एक क्लोरीन ये रहा और ये 2 मतलब कि 2H है और 2Cl है, तो FeCl2। तो ये बचेगा कुछ, ये बनेगा, है ना। देख लेते हैं, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। अच्छा, हाइड्रोजन गैस निकल तो रही है, आयरन क्लोराइड, बात तो सही है, चलो और देख लेते हैं। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, क्लोरीन गैस नहीं नहीं कोई मतलब नहीं है, नो रिएक्शन टेक प्लेस, नहीं नहीं रिएक्शन तो हो रही है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, आयरन सॉल्ट नहीं, कोई मतलब नहीं, ये सारी स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है स्टेटमेंट सब, स्टेटमेंट नंबर 1 इज राइट, ठीक है। तो अब आपको ये भी ध्यान रखना, हालांकि ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा जब आप चैप्टर 2 भी पढ़ेंगे ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो आपको ये देखते ही क्लिक हो जाएगा। तो क्योंकि इसमें तो हमने सिर्फ एक रिएक्शन पढ़ी थी, बट फिर भी ठीक है, इस तरीके से देखना कि देखो मेटल प्लस एसिड, याद रखना है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है जी। चलो, और अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, देखो ये क्यों हो गया, क्योंकि देखो जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। देखो वापस चलते हैं, देखो जिंक जो है ज़्यादा जिंक यहाँ पे, हाइड्रोजन कहाँ पे, हाइड्रोजन ये रहा, जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो इसी वजह से जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, बाहर निकाल दिया, खुद उसकी जगह बैठ गया, जिंक सल्फेट प्लस H2। ऐसे ही आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, आयरन भी हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, FeCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एसिड और मेटल वाली जो रिएक्शन होती है ना, ये भी डिस्प्लेसमेंट ही होती है, ठीक है। ये समझ सकते हो आप, ये भी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन ही होती है, ठीक है। और ऐसा कोई पूछेगा नहीं आपसे, बट ठीक है, आपको आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए, जब क्योंकि जब सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं ना, तभी मज़ा आता है पढ़ने में। चलो, in a refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involve displacement by copper metal, ठीक है। write down the reactions involved, ठीक है। अब ये ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने ऐड इसलिए किया है सिर्फ ताकि थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछने वाला, ठीक है। ये मैंने ऐड किया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, सिल्वर को रिफाइन करने के लिए क्या करना है हमें, कि सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को निकालना है हमें, और उसके लिए हमें एक रिएक्शन करनी पड़ेगी, ताकि किसके साथ, कॉपर के साथ। तो ये बोल रहा है देखो, सिल्वर Ag नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या होता है, NO3, है ना, यही होता है ना, आई थिंक यही होता है, यस। उसको क्या करना है, कॉपर के साथ डिस्प्लेसमेंट करानी है। अब देखो आ जाओ वापस से, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर ये रहा, और देखो सिल्वर इससे नीचे है, तो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर सिल्वर को बाहर निकाल देगा, कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को बाहर निकाल देगा, तो कॉपर आ जाएगा इसकी जगह, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, कॉपर आ गया इसकी जगह और सिल्वर को बाहर निकाल देगा, हमें जो ओरिजिनल सिल्वर चाहिए था वो हमें मिल गया। तो ये यूज़ भी की जाती है इंडस्ट्रीज़ में, है ना, क्योंकि सिल्वर वगैरह ये सब जो है ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलते हैं हमें, तो उसको कुछ करते हैं तो कॉपर के साथ रिएक्शन करा देते हैं ताकि कॉपर इसको डिस्प्लेस कर दे, ठीक है, और ऐसे मिल जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये है आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन तो मैंने इंक्लूड ही वो किए ताकि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। पढ़ो जरा इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म। मैं आपको दिखाऊंगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि मैंने ज़्यादा PYQ ऐड नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं था ना, बट ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो एक ब्राउन कलर का एलिमेंट है कोई, वो ब्लैक हो गया एयर में जलने के टाइम पे, देखो जरा कौन सा था, याद आया कुछ, याद आया कुछ, देखो कॉपर है, कैसे कलर है, ब्राउन कलर है, जलने पे कैसा बन गया था, कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर का बन गया था, कैसा बन गया था, ब्लैक कलर का बन गया था, तो वो कंपाउंड कौन सा है, एक्स, वो कॉपर ही तो है। अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स ऑन ब्राउन कलर एलिमेंट, ठीक है, तो कौन सा है, वो कॉपर था, हीट किया उसको, है ना, और वो कॉपर ऑक्साइड बन गया था, आपको याद हो तो, और यही कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है।
नेम द एलिमेंट एक्स, तो एलिमेंट एक्स कौन सा है, वो कॉपर है एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म, और वो जो ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म हुआ है कौन सा है, कॉपर ऑक्साइड है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अब जो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चे जो हैं वो नए भी होंगे, फ्रेशर्स भी होंगे जिनको नहीं पता है, ठीक है। तो बाकी ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही होंगे जिन्होंने पढ़ा हुआ है पहले, या फिर एग्जाम 1-2 बार दिया हुआ है, नहीं भी दिया है तो कोई बात नहीं, मैं इसीलिए इसको बार बार बताता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है। चलिए अब जरा कुछ PYQs देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो CAPF 2021 है ना, CAPF आप बोलते हो ना, बहुत टफ है। देखो कुछ नहीं है, पैकेट्स ऑफ पोटैटो चिप्स आर यूजुअली फ्लश्ड विद द विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, कौन से होती है, देखो पीछे पढ़ा था हमने, ये रहा, यहाँ पे लिखा भी है। नाइट्रोजन को इम्पोर्टेंट, नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो चिप्स के पैकेट में यूज़ किया जाता है ताकि रेंसिडिटी से उसको बचाया जा सके, तो आंसर इज नाइट्रोजन, ठीक। और CAPF से मुझे ऐसे कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने 2022 तक या 21 तक ही मैंने देखे हैं, तो मुझे उस टाइम पे मिले नहीं, है ना, तो इसलिए मैंने बाकी के इंक्लूड किए, बट हाँ बाकी पीछे भी बहुत आए हैं इससे चैप्टर से क्वेश्चन, और बाकी चैप्टर से तो बहुत क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा देखो अब ये आ गया बैलेंसिंग का केस, है ना, जो मैं आपको बता रहा था ना कि बैलेंसिंग मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा। देखो आपके लेवल की बैलेंसिंग ऐसे आती है, अगर आई तो, कि बोल रहा है कि ये रिएक्शन है, इनमें से कौन सी रिएक्शन आपको बैलेंस लग रही है, बैलेंस रिएक्शन कौन सी है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपको। मान लो इधर कोई कंपाउंड दिया है, इधर Fe दिया है ना, और इधर भी Fe दिया है, आयरन आयरन, आपको काउंट करना है कि इधर कितने आयरन है मेरे पास और इधर कितने आयरन है। अगर दोनों तरफ बराबर है ना तो वो इक्वेशन बैलेंस्ड है। ऐसे ही दूसरे एलिमेंट को चेक कर लेना, देखो चेक करते हैं यहाँ पे, Fe कितना इधर 1 है, इधर कितने Fe, देखो Fe3, 3 Fe हैं, अरे नहीं नहीं ये तो पहले ही गलत होता। अब इधर आ जाते हैं जरा, इसके पास कितने Fe हैं, 3 Fe हैं, यहाँ पे कितने Fe हैं इसके पास, Fe3, 3 Fe हैं, तो चलो आयरन तो ठीक है, आयरन तो हो गया मेरा। अब देखते हैं जरा हाइड्रोजन किसका है इसके पास, H2, 2 हाइड्रोजन है। देखो अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने इसके पास, देखो 2H2 का मतलब क्या होता है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 2 4, मतलब इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, इनको हम क्या करते हैं हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये 4 2 8 है ना, यहाँ पे क्या हमारा 1 होता है, तो 1 2 2, 2 2 4, 4 2 8, यहाँ पे क्या है 1 2 2, ऐसे इनको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो 4 आ गए, इधर कितना हाइड्रोजन है 2 है, तो ऑप्शन नंबर 1 भी मेरा गलत है, ऑप्शन नंबर 2 भी मेरा गलत है। अब जरा देख लेते हैं 3 को, देख लेते हैं, 3 आयरन है इसके पास, इधर कितने आयरन है Fe3, इधर भी 3 आयरन है। हाइड्रोजन देखो कितने इसके पास, 4 2 8, 4 2 8, 8 हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है 4 2 8, हाइड्रोजन भी सेम है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, देखो ऑक्सीजन कितना है इसके पास, यहाँ पे क्या है 1 है, तो हमेशा क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं इनको, 4 1 4, एक ऑक्सीजन मतलब 4 ऑक्सीजन है, इधर कितने ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है मेरे। देखो दोबारा देख लेते हैं, आयरन 3 थे, Fe3, 3 आयरन है। हाइड्रोजन कितने कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, ये वाले नंबर को यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8, 8 हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन चेक किया मैंने, 4 2 8, हाइड्रोजन भी ओके है मेरे। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे 1 होता है, तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो हमेशा इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया करो, 4 1 4, तो 4 ऑक्सीजन है मेरे पास, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो इस वजह से मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। एक बार इसको भी देख लो आप जल्दी से, 3 आयरन है और 3 आयरन है, ठीक है, और 4 2 8, 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने 1 2 2, खत्म, ये तो गलत है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस लेवल की आपकी आती है बैलेंसिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको वो अगर पढ़ाने लग जाऊँ पूरे स्टेप्स तो आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। बस आपको क्या करना है, लेफ्ट LHS इक्वल्स टू RHS करनी है बस आपको, सिंपल, और कुछ नहीं करना। बस याद रखना कि अगर ऐसे कुछ लिखा है 2H2 तो इसका मतलब क्या है, 2 2 4, हाइड्रोजन की बात कर रहा है 4, ठीक है। अगर लिखा है 4FeSO4, इसका मतलब देखो क्या है, यहाँ पे Fe कितना है 1, 4 आयरन है, 4 Fe है इसके पास, S 1 है यहाँ पे, तो 4 1 4, 4 सल्फर है। अब देखो O4 यहाँ 4 है, तो 4 4 16, 16 ऑक्सीजन है, बस ऐसे याद रखना है। एक और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मान लो लिखा है 3, ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसके पास 1 है, कार्बन है, कार्बन के पास भी 1 है यहाँ पे, ऐसे। तो देखो कैल्शियम कितना है 3 1 3, 3 कैल्शियम है, कार्बन 1 है, 3 कार्बन है, 3 1 3। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है 3 लिखा है, तो 3 3 9, तो 9 क्या है मेरे पास ऑक्सीजन है। बस याद रखना है आपको, ये पता होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन
ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, अच्छा ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन पूछ रहा है ना। ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होना। देख लेते हैं जरा। रस्टिंग ऑफ एन आयरन, अरे आयरन तो हमने पढ़ा है, रस्टिंग तो क्या पढ़ा है? इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन में ही तो पढ़ा है। ऑक्सीडेशन की वजह से ही तो आयरन में रस्टिंग हो रही है, ऑक्सीजन की वजह से। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। रेंसिडिटी भी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन में ही पढ़ा है। ये लो, ये भी करिए। कंबशन में तो मैंने नोट लिखवा है, क्या लिखवा है? ऑल कंबशन रिएक्शंस आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हर कंबशन रिएक्शन को ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। कंबशन होगा तो मतलब ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, तभी कंबशन होगा। तो मेरा ऑप्शन जो बताया, मुझे मान लो इसका राइट आंसर भी नहीं पता था, तो मैंने क्योंकि तीनों को मैंने इनको एलिमिनेट कर दिया अपनी नॉलेज से, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। ठीक है, चलो अब जरा ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, अब देखो डिड यू नो वाला क्वेश्चन है। ड्यूरिंग व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स स्लेक्ड लाइम रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस रिप्रेजेंट्स दिस करेक्टली। अब देखो वापस चलते हैं, नेक्स्ट सेकंड देखो ये सेम बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल छाप दिया, कुछ नहीं किया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड, यहां तक देखो पूरा छाप दिया उन्होंने। रिएक्शन क्या थी इसमें? देखो कुछ नहीं था, स्लेक्ट लाइन था ना, वो CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा था और वाटर बना रहा था। अब देखो मैं फिर वही बोल रहा था ना कि आपको कुछ चीज छोड़नी नहीं है, जो भी स्लाइड में मैंने लिखा है वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि ये लग रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सब चीज इंपॉर्टेंट है। बस हाँ, जिस चीज को मैं बोलूँ कि वो याद करने की जरूरत नहीं है वो आप छोड़ देना, बाकी तो आपको सब करना है, क्योंकि मैंने इंक्लूड ही वो किया है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा था कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए। तो एक सेकंड ठीक है, तो हाँ यहाँ पे तो ठीक है जी। तो क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये रहा, CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कुछ दोनों में क्या गलत है? अब देखो ये दोनों इक्वेशन ये तो होने नहीं वाले, सीधी सी बात है। अब होगा इन दोनों में से कोई, है ना? देखते हैं जरा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला है लिक्विड है यहाँ पे, और यहाँ पे भी बोला है CO2 भी क्या है? लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में। क्या CO2 लिक्विड स्टेट में होती है उस टाइम पे? हम क्या करते हैं? वॉल के ऊपर क्या कर देते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डाल देते हैं उसके ऊपर। तो हम क्या बात करते हैं उसके बाद? जो एयर जो CO2 होगी एटमॉस्फेयर में, वो धीरे धीरे से इसके साथ रिएक्ट करेगी। क्या जो CO2 एयर में होती है वो लिक्विड स्टेट में होती है? नहीं, ऑफकोर्स गैसियस स्टेट में होती है ना। अब जब गैसियस स्टेट लिक्विड स्टेट में तो गलत है, गैसियस स्टेट में तो ये। तो आपको थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी दिखाना है वहाँ पे, है ना? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, देखो क्योंकि अब आपको भी पता है ना, ये ऐसा एग्जाम ही ऐसे है CDS CAPF, थोड़ा सा आपको उस टाइम पे अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगाना है। तो CDS हो गया, CAPF हो गया, बाकी तो सिलेबस तो वही है। अब देखो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं थी, बस थोड़ा सा देखना था। चलो अब देखो एक्टिविटी 1.1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म, मैंने बताया था, है ना? दोबारा बता देता हूँ, क्या था? मैग्नीशियम को बर्न कर रहे थे, है ना? यहाँ पे ऐसे बर्न कर रहे हैं, मान लो इसको, क्या बन रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। किसकी प्रेजेंस में बर्न करते हैं सर? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। दो ऑब्जर्वेशन लिखवाई थी, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर होता है, और ये व्हाइट ड्रिजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है। बस इसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखो व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म, अब देखो लिखा है ना व्हाइट पाउडर, इतनी माइन्यूट डिटेल। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंबशन रिएक्शन। अच्छा कंबशन मतलब क्या? किसी चीज का जलना, है ना? हाँ है ना? तो जला तो हम इसको रहे थे, बिल्कुल कंबशन रिएक्शन भी है। हीट एंड लाइट्स आर प्रोड्यूस, बिल्कुल व्हाइट फ्लेम निकल रहा है मतलब हीट तो निकल ही रहा है, और लाइट भी निकलेगी। जब हीट निकलेगी तो लाइट भी निकलेगी, तो हीट एंड लाइट्स आर प्रोड्यूस। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 डी सारे ठीक है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट वैसे ही क्लियर है। एग्जांपल ऑफ कंबशन रिएक्शन मतलब क्या? कोई भी चीज जला रहे हैं तो कंबशन रिएक्शन तो हो गई। तो यहाँ पे इसको हम क्या कर रहे थे? बर्न ही तो कर रहे थे, क्वेश्चन में भी लिखा है। तो बर्न कर रहे थे मतलब क्या? कंबशन तो हो गई, और हीट और लाइट तो ऑटोमेटिकली निकलती है ना? चलो ठीक है, अब देख लो ये वाला क्वेश्चन। द केमिकल रिएक्शन AgCl, याद आया कुछ? AgCl ये डिकम्पोज हो रहा था किसमें? सिल्वर प्लस क्लोरीन में। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लेते हैं पीछे कहाँ की है। ये रहा, ये रही, देखो सेम रिएक्शन लिखी है ना मैंने,
AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो गया सिल्वर और क्लोरीन। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो भी पूछा होगा बता देंगे। टेक्स प्लेस, ये अच्छा ये रिएक्शन कहाँ होती है, डार्क में, अरे नहीं, हीट करने पे नहीं, मतलब ही नहीं है, हाई प्रेशर नहीं, कहाँ होती है, सनलाइट में, खत्म। आपका एनडी का पेपर एग्जाम है, क्वेश्चन है लेटेस्ट, ठीक है। तो अब एनडी के भी करना है आपको, ठीक है, ये सब ध्यान रखना है, ये सब एनडीए सीडीए सीएपीएफ और सीआईएसएफ एलडीसी वो भी कर सकते हो। चलो अब देखो ये 3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर जल्दी से चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं कि केमिकल प्रोसेस और रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर याद आया कुछ, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन कर रहे थे हम, क्या कर रहे थे, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो सर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर तो समझ में आ गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, याद आया ना इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ कर रहे थे, पीछे दिखा देता हूँ एक बार, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, सॉरी मैंने फोटोलिटिक गलत बोल दिया, तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन ये है ना, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे हम, तो ये भी समझ में आ गया। एक सेकेंड, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल, अगर आपको याद होगा कोल बर्न कर रहे हैं, कोल इज कार्बन, ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं, क्या बन रहा है, CO2, याद आया होगा, है ना, बताया था किसमें, किसका था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। स्लाइड्स बार बार पीछे लेके जाना मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, तो इसीलिए आप देख सकते हो पीछे, याद हमने याद की, मतलब लिखा था मैंने, बर्निंग ऑफ कोल एग्जांपल्स में लिखा था। आयरन नेल इमर्स्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन, ये तो कितनी बार कर लिया हमने, आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में है, क्या होगा, आयरन निकाल देगा इसको बाहर और खुद उसकी जगह के बैठ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये रहा, तो ये कौन सा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। और देखो ये भी एनसीईआरटी वाला ही है, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, याद आया, जो हमने पढ़ा था वही वाला है ये भी। तो कौन सा है, ए का हो गया आपका 3, ए का 3, तो ये तो कट गया, तो ये भी कट गया, तो बी का 2, तो आपका आंसर है सी, ठीक है। तो ये दिखने में बड़े लगते हैं क्वेश्चन, होते सब आसान है एनसीईआरटी से ही। अब देखो ये सब लेटेस्ट है आपका, ये भी 2023 का क्वेश्चन है कुछ। लेड नाइट्रेट पाउडर को जब आप हीट कर रहे थे, देखो आ गया ना क्वेश्चन, मैं बोल रहा था ना लेड नाइट्रेट पाउडर को जब आप हीट कर रहे थे, तो मैंने बोला था कि ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, पहले देख लेते हैं कौन सा है, ये देखो ये रहा, कहाँ पे है, ये रहा, लेड नाइट्रेट पाउडर को हीट कर रहे हैं, ठीक है। देखो कहाँ, लेड नाइट्रेट पाउडर को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, कौन सी गैस निकल रही थी, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, गैस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, याद रखना, ठीक है। क्या है, देखो लेड नाइट्रेट था, लेड ऑक्साइड बन रहा था, लेड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे थे और ऑक्सीजन बनता है। चलो देख लेते हैं कहाँ गया वो, ये रहा, तो ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO आर रिलीज्ड, अच्छा सही बोल रहा है क्या, नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, NO के तो नहीं निकलते, तो 1 इज रॉन्ग, ये कटा ये कटा। तो अब देख लेते हैं, कलरलेस ऑक्सीजन गैस इज रिलीज, बिल्कुल सही बात है, अभी देखा था हमने, ऑक्सीजन लास्ट में निकलता है, लेड आयोडाइड प्लस ऑक्सीजन ये भी निकलता है, तो 2 तो ठीक है मेरा, तो 2 ठीक है, तो मतलब 2 तो दोनों में दिया है, चलो 2 ठीक है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अच्छा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, किसी चीज को जब आप हीट करेंगे तो क्या ऐड कर रहे हो आप उसमें, ऑक्सीजन तो ऐड कर ही रहे हो, सीधी सी बात है, हाँ, तो 3 इज ऑल्सो राइट, तो ये भी कट गया, तो बचा क्या, 2 3 4 गया। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, बिल्कुल सही बात है, तो 2 3 4 आर करेक्ट, ठीक है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर जो है हमारा चैप्टर ये कंप्लीट है। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड द रिएक्शन गिवन बिलो आज करेक्ट, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर, देखो ये वो वाली है, कौन सी है ये, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हमने पढ़ी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मैंने बताया था जहाँ पे ये चूना होता है वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बहुत विग्रसली रिएक्शन होता है और स्लिक्ट लाइन बनाता है ना, विग्रसली रिएक्ट करता है तो हीट तो निकलेगी। चलो क्विक लाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, अच्छा चलो देखते हैं, क्विक लाइम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, चलो आगे देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, बिल्कुल सही बात है। डिड यू नो में अभी हम पीछे देखे थे, क्या देखा था, ये रहा, ठीक है, ये रहा अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम की सॉल्यूशन यूज करते हैं, ना कि किसकी, जो आपका क्विक लाइम होता है, तो याद रखना, ये रहा। चलो तो पहला वाला क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, तो फर्स्ट इज रॉन्ग, तो पहला गलत हो गया, तो मतलब ये ऑप्शन कटा और ये कट गया, 2 और 3 देखना है, तो मुझे देखना है 3 और 4 में कौन सा ठीक है, बस खत्म। CaO reacts slowly with CO2
इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अरे नहीं, CaO कहाँ करता है? जब वाइट वॉशिंग के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही यूज़ करते हैं, जिसको स्लिफ्ट लाइम बोलते हैं, तो CaO कहाँ गया? नहीं, गलत, 3 इज रॉन्ग, ये भी कटिया आंसर है इस चीज। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब मान लो मुझे पता भी नहीं है कि इनऑर्गेनिक है नहीं, बट मैंने एलिमिनेट कर दिया तो ये मेरा आंसर बी आ गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको सब समझ में आया होगा। हमने जो है चैप्टर 1 जो है उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया गया है। उसकी मेरी तरफ से कोई भी चीज़ें छूटी नहीं है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो चैप्टर 1 NCERT का 10 इज कंप्लीट। आपका क्या काम है? आई होप जो मैंने बोला था वो आप कर रहे होंगे। ठीक है, वो जो एक्टिविटीज़ की जो छोटी छोटी वीडियोज़ है वो देखो आप, इंटरेस्ट बनेगा, अच्छा लगेगा। और नोट्स बनाओ अच्छे से। ठीक है, छोटे छोटे नोट्स बनाओ और उसको फिर अच्छे से रिवीजन करो। नोट्स मैंने फिर बताया था कि इतने बड़े नोट्स नहीं बनाने कि लास्ट में रिवाइज ही ना हो। और अलग अलग पेन है ना, कि रेड पेन, ब्लू पेन, येलो पेन, ग्रीन पेन, ये सब नहीं करना है, क्योंकि टाइम नहीं है ना इतना, और भी जगह टाइम देना है। तो बस एक नोट्स बना लो अच्छे से, ठीक है, कि ताकि वो लास्ट में रिवाइज हो सके। छोटे नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है, और बस कुछ नहीं है। और NCERT रीड करते रहो आप। ठीक है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। और हाँ, क्या बताया था मैंने, मैं आपसे क्या उम्मीद कर रहा था? एक तो मैंने वो बोला था यूट्यूब वीडियोज़, और दूसरा था क्या था? PYQs। देखो, PYQs कर लो पिछले 10 साल के, कौन कौन से? NDA, CDS और CEPF। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। NDA को निगलेक्ट मत करके जाना। NDA 2024 के, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फर्स्ट में क्वेश्चन आया था, ज्योग्राफी का क्वेश्चन था वो एक वो क्वेश्चन था, जिस बच्चे ने दिया है वो समझ गया होगा। कोई एक प्रोसेस है जो वो होता है, पीसे नाम है उसका, फाइजोलिक प्रोसेस, ऐसे कुछ है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, कि वो कहाँ होता है। वो ह्यूमिड में होता है, हाई लेटीट्यूड एरिया में होता है, लो लेटीट्यूड एरिया में होता है। अब जिस बच्चे ने ये किया था ना, वो सेम क्वेश्चन CAPF देखो 2024 में आया था। ये कब हुआ था? अप्रैल में हुआ था आपका। और देखो ये कब हुआ था? ये सितंबर में, अगस्त में हुआ था। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं और बच्चों को लग रहा था ये कहाँ से आ गया। तो भाई PYQ था वो, तो इस वजह से आ गया। तो जिसने पढ़ा होगा वो कर दिया होगा उसने, कि हाई लेटीट्यूड एरिया में होता है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कुछ भी चीज़ छोड़ना मत। NDA, CDS, CAPF के तो बिल्कुल करके जाना। इसके अलावा CAISF वाला भी कर लेना, फ़ायदा ही होगा, कुछ नुकसान तो होगा नहीं उसका। ठीक है, ये भी कर लेना, बस ये करने की ज़रूरत है, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।